श्रोताओं, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा कैंसर रोग, कारण और उपचार। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक चौहान जी को। आप हेड हैं कैंसर विभाग के और डीन हैं पीजीआईएमएस के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण दिन आपने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैंसर के क्या कुछ कारण होते हैं। कैंसर रोग उसको कहते हैं जब शरीर में जो शरीर की रचना बनाते हैं सेल्स, जी वो अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगे और जिन पे मतलब कि जिन पे कोई शरीर में कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो अनियंत्रित ढंग से बढ़ते रहते हैं सेल्स, उस अवस्था को कैंसर कहा जाता है। जी मुख्य कारण जो अभी तक देखने में मिले हैं, उनमें ये तम्बाकू का सेवन जी एक बहुत ही मुख्य कारण है। और इस बात का प्रमाण है कि जो कॉमन कैंसर हैं, जैसे गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये 80% तक के ये तम्बाकू के सेवन से ही होते हैं। तम्बाकू का सेवन चाहे वो चबाने के लिए चबाने का हो, चाहे ये हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, किसी भी प्रकार का जब तम्बाकू का सेवन करते हैं जी तो वो एक मुख्य कारण है। जी डॉक्टर साहब, इसमें ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? ये आपने जिस तरह बताया कि तंबाकू का सेवन, तो ये हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं? जो तम्बाकू का जो धुआं है, जी अगर हम उसको केमिकली एनालाइज जब करते हैं तो ये देखा गया है कि इसमें सैकड़ों केमिकल्स हैं। अच्छा मतलब एक धुएं की घूंट में सैकड़ों केमिकल्स हैं, और सैकड़ों की बजाय हजारों केमिकल्स हैं इसमें। और ये भी देखा गया कि इनमें से कम 50-60 तो ऐसे केमिकल्स की पहचान कर ली गई है जी जो शर्तिया तौर पे एक कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में आते हैं। यानी मतलब कैंसर कारक श्रेणी में कैंसर आते हैं। कारक उनमें क्षमता है। जी तो इस वजह से ये एक मुख्य कारण बनता है। मुख्य कारण है। जी ये तब इसमें शरीर में प्रवेश करके सेल्स में इस तरह की तब्दीली लाता है कि जो सेल एक कंट्रोल उसका खत्म होके वो बढ़ता रहता है और कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। यानी शरीर का उस कोशिका के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता और वो अनियंत्रित होकर बढ़नी शुरू कर देती है। जी, बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, ये कोई अंग विशेष में होता है ये, या शरीर में कहीं भी हो सकता है? कैंसर का रोग कहीं भी हो सकता है। जी सिर से लेके चोटी से लेके एडी तक किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है। जी लेकिन ये कई चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे अपने इस एरिया में गले का कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। और अगर मैं अपने इस विभाग की बात करूं तो तकरीबन 30-35% तो सिर्फ इसी गले के कैंसर के लोग प्रभावित होते हैं। जी इसके अलावा महिलाओं में स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी और कुछ साल पहले तक ब्रेस्ट का कैंसर देश में दूसरे नंबर पे था, लेकिन आज के दिन वो पहले नंबर पे है। अच्छा, इतना बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है। जी और दूसरे नंबर पे जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो दूसरे स्थान पे है, जी जो कि पहले पहले स्थान पे था। जी और इसके अलावा फेफड़ों का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी प्रोस्टेट का कैंसर, आंतड़ियों का कैंसर, ये मुख्य कैंसर देखने को मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने फेफड़े का जिक्र किया है, तो आमतौर पर जब देखते हैं AIQ, यानी कि वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की है, तो इसमें जो तत्व होते हैं, तो क्या उनका भी प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे फेफड़ों पर पड़ता है? जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो भी केमिकल
जो अंदर हमारे सेल्स हैं, जी, अगर उनको लगातार वो डिस्टर्ब करता रहेगा, जो उनका मेकअप है, जेनेटिक मेकअप है, अगर उस पे लगातार प्रहार होता रहेगा, तो ज़रूर वो कैंसर का कारण बन सकता है। जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है। वो खांसी जुकाम या टीबी की तरह नहीं है कि बहुत ही कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हो जाएगी। जी, उसको पैदा होने के लिए काफी वक्त लगता है। अ, पैदा होने के लिए भी काफी वक्त लगता है और उसको ठीक होने में भी ये देखा गया है कि काफी वक्त लगता है। जी। डॉक्टर साहब, इसके कोई प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं? प्रारंभिक में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते जब तक कि आदमी बहुत सचेत ना हो। जी, जैसे मैं महिलाओं की बात करूं तो पेनलेस लंप ब्रेस्ट में महसूस होता है, बिना मतलब किसी दर्द के दर्द गाँठ। के गांठ हो जाती है। जी, अगर किसी महिला को ये जानकारी होगी तो वो इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। जी, और इसी तरह लेकिन अगर जानकारी नहीं होगी तो वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो दर्द नहीं करता है और कोई परेशानी नहीं करता तो उसको लाइटली लिया जाता है, जी, जो उसकी अहमियत को नहीं समझा जाता है। जी, इसी तरह जैसे अगर गले का कैंसर है तो वहाँ कोई अल्सर हो सकता है, जी, जिसको छाला कहते हैं, या दर्द हो सकता है, खून आ सकता है, आवाज़ में तब्दीली हो सकती है, खाँसी हो सकती है। जी, ये लक्षण हो सकते हैं। अगर इन पे ध्यान ना दिया जाए, तो ये धीरे-धीरे प्रोग्रेस होके खाने बिल्कुल बंद कर सकते हैं, मतलब खाना अंदर निगला ही नहीं जाता, उस अवस्था तक भी जा सकते हैं। जी, फिर अगर वो डिपेंड करता है कि कैंसर जहाँ से शुरू हुआ है, वो वहीं तक सीमित रहता है कि या वहाँ से फैल के कहीं दूसरे भाग में भी जा सकता है। जी, ये देखा गया कि वो अगर शरीर के खून में एंटर हो जाए, तो शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकता है। पर ज़्यादातर वो इसमें लंग में, बोन्स में, लीवर में या ब्रेन में वहीं जाके फैलते हैं। और बाकी के जो लक्षण हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से भाग में जाके सेटल हुआ है। जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पर सुनने में ये आता है, जो आम भाषा में कहते हैं कि एक तो जड़ वाला होता है, एक बिना जड़ का होता है, अगर कहीं गाँठ होती है तो। तो इसमें क्या फ़र्क होता है? ये जैसे नियोप्लेजिया इसको कहते हैं। जी, रसौली, जैसे रसौली। रसौली है, एक जी, जड़ वाली रसौली, एक बगैर जड़ वाली। जी, जी, जो बगैर जड़ वाली रसौली है, उसकी खासियत ये है कि वो एक हर एक ऑर्गन का एक कैप्सूल होता है, वो उसके अंदर ही रहती है। जी, और दूसरा ये कि अगर उसको निकाल दिया जाए, तो वो ठीक होने की काफ़ी गुंजाइश रहती है, ठीक तरह निकाल दिया जाए तो। जी, और वो एक भाग से दूसरे भाग में नहीं फैलती। मोस्टली वो उसी लोकलाइज्ड एरिया में ही रहती है। जी, लेकिन जो जड़ वाली रसौली है, वो ये है कि वो धीरे-धीरे जो आस-पास का एरिया है, वो उसको भी खा जाती है। और जो उसके रीजनल एरिया जहाँ वो जा सकती है, वहाँ भी जाती है। और एक भाग से दूसरे भाग में जाने की उसमें क्षमता है, जी। जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं टेक्निकल टर्म में। लेकिन ये बेनाइन में नहीं होते, ये जो कैंसर वाली है, जड़ वाली रसौली है, जी, उसमें ये क्षमता होती है। जी। तो साहब, क्या कोई इस तरह का टेस्ट है, कोई जाँच है जिससे कि पता चल जाए कि ये बीमारी शुरू हो गई है? आज के दिन बहुत सारी सहूलियत उपलब्ध हैं। जी, जैसे कि पहले तो ये कि हम पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लेते हैं, उसकी शिकायत है वो देखते हैं, फिर उसको अच्छी तरह उसका एग्जामिन करते हैं। और फिर टेस्ट जैसे रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं, जी,
सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, ये सारी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से हम ये देखते हैं कि कैंसर कहाँ तक फैला है। जी, वो अपने एरिया तक सीमित है या पूरे शरीर में कहीं फैला तो नहीं है, ये देखते हैं। फिर जिस भाग से हुआ है वो उत्पन्न, जी, वहां से कुछ टुकड़ा लेके उसकी माइक्रोस्कोप में जांच करते हैं और उससे फिर सही तौर पे पता लगता है कि कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह का कैंसर है। जी, उस प्रोसीजर को बायोप्सी नाम दिया जाता है, तो जो उसके बाद ही ये कंफर्म होता है कि कैंसर है। जी। डॉक्टर साहब, कोई इस तरह का कोई जाँच, जैसे खून की जाँच करवाते हैं, तो उससे इसका कुछ अंदेशा लग जाए? कुछ जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, जी, उसके ट्यूमर मार्कर्स इनको कहते हैं। जी, वो अगर उसको हम जांच करें तो उससे हमें कुछ से आइडिया लग सकता है कि कैंसर की कितनी संभावना है। जी, और इसके अलावा एक दो टेस्ट और हैं, जैसे महिलाओं में अंडकोश का टेस्ट है, उससे पता लगता है। लेकिन ज़्यादातर अभी तक ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जी, इनका उपयोग डिजीज की मॉनिटरिंग करने में ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, रादर देन कि उनके डायग्नोसिस में। जी। डॉक्टर साहब, इसकी आप लोग जैसे बताते हो कि स्टेज होती हैं, तो वो स्टेज कौन-कौन सी होती हैं और क्या उनका उपचार संभव है? ज़्यादातर कैंसर्स की 4 स्टेज हम डिवाइड करते हैं, जी, और वो इसके बेस पे करते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट वगैरह करके जी, कि वो कितना फैला है, जी, अपने एरिया तक सीमित है या अपने एरिया से बाहर वो चला जा गया। चुका है। जी, पहली स्टेज अगर किसी को है और वो ठीक तरीके से उसका इलाज किया जाए, जी, तो ज़्यादातर कैंसर, जी, जैसे मैं बात करूं जो बहुत ही कॉमन कैंसर है, मुंह का कैंसर, जी, वो 90% तक ठीक हो सकता अच्छा, है। इसी तरह ब्रेस्ट का कैंसर है, जी, वो 95% से भी ज़्यादा ठीक ठीक हो होने की सकता संभावना रहती है। है। जी, और इसी तरह ये बच्चेदानी का कैंसर है, जी, ये भी यही मुख्य कारण है, मुख्य कैंसर है। जी, और अगर इनको ठीक अवस्था में हम पकड़ पाए तो ठीक होने की बहुत अधिक संभावना रहती है। जी, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज, वो उसका मतलब है कि वो अपने एरिया से दूर जा चुकी है जी, और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जी, इसी तरह इसीलिए वजह से जितने भी उपचार के तरीके हैं वो इतने कामयाब नहीं हो पाते हैं, और 5 साल तक तकरीबन 25-30% ही लोग जीवित रह पाते हैं, जी। सही 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 इलाज के बावजूद। तो डॉक्टर साहब, इसमें इलाज का क्या तरीका रहता है? एक बार जब हम ये डिसाइड कर लें बायोप्सी से और सारी इन्वेस्टिगेशन से कि उसकी कौन सी स्टेज है, जी, फिर इलाज की फैसला लिया जाता है। जी, इलाज के जो मुख्य तरीके हैं वो सबसे पहले सर्जरी है। सर्जरी में ये कि जो भी भाग है जहाँ कैंसर उत्पन्न हुआ है जी। उसको निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन करके उसको निकाल ऑपरेशन देते करके। हैं। जी, उसके बाद अगर कोई कैंसर की जड़ें, जैसे कैंसर बताया कि रसोली है, जड़ वाली है, जी, अगर ये संभावना है कि कुछ उसमें रह गया है, तो फिर ये रेडिएशन दिया जाता है उस भाग को, ताकि जो जो भाग सर्जन नहीं निकाल पाया जी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक कुछ सेल्स बचने की संभावना है, तो उससे रेडिएशन से खत्म किया जाता है। जी, फिर है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दवाइयों का इस्तेमाल है।
जो मुंह के द्वारा भी दी जाती हैं जी और खून में नस में भी चढ़ाया जाता है। उससे ये कि जो कैंसर के सेल्स शरीर में फैल गए हैं वो उनको मारने की ताकत होती है उनमें। जी मुख्य तौर पे ये इलाज उपचार के के तरीके। उपचार के तरीके हैं। जी डॉक्टर साहब, ये समस्या ना हो, ये बीमारी ना हो, इसके लिए क्या कुछ तरीके अपनाने चाहिए, क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, जो अवॉइडेबल कैंसर्स हैं, जैसे जी तो अगर हम तम्बाकू का सेवन ना करें, जी हम शराब का सेवन ना करें, जी तो हम ये कह सकते हैं कि वे कुछ हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जी हालांकि ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि कोई भी आदमी शराब नहीं पीता, जी वो तम्बाकू नहीं खाता पीता, लेकिन उसको भी हो सकता है। जी लेकिन जो संभावना है कैंसर होने की, जी उसको हम बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। जी तो सबसे पहले हमें ये जो आदत है, इस पे रोक लगाना चाहिए। जी और इसके अलावा ये देखने में आया है कि आजकल वजन मोटापा भी एक बीमारी बनती जा रही है। जी जिनका खाना पाना ठीक नहीं है वो भी कैंसर के पीड़ित होते हैं। जी और अगर किसी में विटामिन की कमी है, विटामिन ए की, डी की, ये भी कुछ इसको कैंसर प्रभावित करते बीमारी हैं। को प्रभावित करते हैं। जी कसरत की कमी से जी लोगों में कैंसर पैदा हो सकता है। ये इसके अलावा डॉक्टर साहब शुगर है या बीपी है या इस तरह की जो दिक्कतें होती है, क्या उनमें भी बढ़ने की संभावना रहती है? उनका सीधा रिलेशन तो नहीं है, जी पर ये कि जो मोटापा है उनको डायबिटीज होने की और ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा रहती संभावना रहती है। है। जी इसलिए वो इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। डॉक्टर साहब, इसमें सावधानी क्या रखें? क्योंकि आमतौर पर जांच है वो रूटीन में नहीं करवाते, जब कोई तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं या अपना उपचार है या अपना टेस्ट है वो करवाते हैं। तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम जो वैज्ञानिक तरीका है, जी वैज्ञानिक सोच है, उस पे हम भरोसा रखें। ना कि जो ये नीम हकीम और हर झाड़ खम्बे फूँक पोल और पे जी जी पोस्टर लगे होते हैं कि जी जी कैंसर रोग का शर्तिया इलाज, इस जी तरह की बातें, जी उससे बचना चाहिए। जी एक मैं इसमें बात और कहना चाहूँगा कि आज के दिन ये देखा गया है कि जो महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर होता है, जी उसके लिए एक वायरस है जिसको एचपीवी कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जी उसके खिलाफ एक बहुत ही असरदार वैक्सीन उपलब्ध है। जी तो वो जो उम्र है 9 साल से 14 साल तक, 15 साल तक, जी वो लगाने की सिफारिश की जाती है। जी तो अगर इस कैंसर से हमें बचना है, तो उस वैक्सीन का इस्तेमाल भी हमें शुरू करना चाहिए। जी, खास तौर से जो बच्चियां हैं, जो जो बच्चे हैं। 15 साल से नीचे की हाँ उम्र जी, की हैं। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, इसमें खान पान और एक्सरसाइज का कितना योगदान रहता है? खान पान का बहुत योगदान है और बहुत रोल है इसमें, जी क्योंकि जो भी शरीर के अंदर जाएगा, शरीर उसका किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, रिएक्ट करता है, जी वो ज़रूर प्रभावित करता है। तो हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट या वसा वाला खाना लेते हैं, तो ये देखा गया है कि आंतड़ियों का कैंसर उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है। जी और अगर किसी विटामिन की कमी है लगातार, तो वो भी कारण हो सकते हो हैं इसमें। सकता है। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि हमें समय समय पर जांच करवानी चाहिए, और जो टीका आपने बताया कि वो बच्चियों के लिए उपलब्ध है, तो उसका भी आप लगवा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें,
और इसके साथ में प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, ये भी आप साथ साथ करते रहें, और कहीं भी कोई भी संदेह लगे तो अपने चिकित्सक से संपर्क करके उसका निवारण करें, उसका इलाज करवाएं। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए डॉक्टर अशोक चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।